हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सबका। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करके आना है। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी छोटी सी गलती आपके आता हुआ जितना मर्ज़ी पढ़ा, आपने 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपकी छोटी सी गलती जो है वो आपकी स्कोर कम कर देती है। अब उसके लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब चीज़ें हम समझेंगे कि क्या-क्या आपको कैसे-कैसे करना है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टिप्स हैं, एक तरीके हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम के दौरान अपनी स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक रिवीजन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी, एंड डेज़ की रिवीजन, ठीक है? आई होप आपने वो ज़रूर देख ली होगी, स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, आप अपने कॉपी पर या अपने पेज पर जो है इसको प्लीज़ लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा और देखिएगा, यू विल सी इम्प्रूवमेंट, ठीक है? और आप एग्ज़ाम हॉल में याद करेंगे कि ये वाली टिप्स जो मैम ने दी थी सच में एप्लीकेबल करने से इम्प्रूवमेंट हो रही है, सच में अप्लाई करने से इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है? लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जून 2026 का इकोनॉमिक्स का बैच है वो लॉन्च हो गया है। अभी उसकी क्लासेस थोड़ी देर रुक के शुरू करेंगे हम, अबाउट 20 जनवरी या उससे बाद से। द रीज़न बीइंग कि इस बार 7th को आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उसके बाद बैच में ज्वाइन करना चाहेंगे, या ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिजल्ट्स के बाद ज्वाइन करने का डिसीजन लेते हैं, तो उनका कोई लाइव सेशन मिस ना हो, इसलिए हम इसका डेट थोड़ा लेट ही रखेंगे। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनका लाइव सेशन कोई मिस ना हो और पहले लाइव सेशन से वो देखना शुरू कर सके, तो इसीलिए क्लासेस स्टार्ट हम थोड़ी रुक के करेंगे। बट अगर आप अभी एनरोल करते हो उसमें, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, पिछला बैच, प्रीवियस ईयर की क्लासेस, बेसिक इकोनॉमिक्स की क्लासेस और तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं। टेस्ट हो गए, पीडीएफ नोट्स हो गए, ये वो, ठीक है? कंटेंट सेक्शन मतलब भरा पड़ा है कंटेंट से, सो यू कैन वॉच ऑल द कंटेंट। आप पहले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, ठीक है? जैसे ही कोर्स लेते हो। जून 2026 वाले बैच की लाइव क्लासेस अभी आपके जनवरी के एंड में शुरू होगी, ठीक है जी? क्लियर होगी बात? इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस अभी जो है, और आपके डीपीआर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जैसे तमाम कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है जी? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नोट डाउन करिए इन पॉइंट्स को। सबसे पहली चीज़, मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी में अक्सर ही इस चीज़ का जिक्र करती हूँ और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आपकी ये बातें, आपकी ये चीज़ें, या जो आपकी कंसेप्चुअल क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन पर, वो एग्ज़ाम हॉल में इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स की हमारे कानों में वो चीज़ें गूंजती हैं और सच में वो चीज़ें हेल्प करती हैं। ये लर्नर्स अपनी सक्सेस स्टोरीज में बताते हैं। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बताया था, दुनिया भुला के जस्ट स्टडी। दैट मीन्स ये जो दिन है आपके इस तरह से है कि यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। आपके प्लान भी साइड पर रख दीजिए, डिस्ट्रैक्शन साइड पर रख दीजिए। आप हैं, आपका एग्जाम है, आपकी स्टडी है ना? अब इसी तरह जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम, दैट मीन्स, अच्छा, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब किया करती थी आज से काफ़ी साल पहले, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर कर रहे होते हैं उनको कोई होश नहीं होती इधर उधर क्या चल रहा है, कौन हॉल में आया है, कौन वहाँ से गया है, कौन किससे बात कर रहा है ना, क्या मतलब चल रहा है वहाँ पर, इधर उधर उसके क्या है, कुछ नहीं पता। वो खोए होते हैं, डूबे होते हैं अपने एग्ज़ाम में। ज़िंदगी है आपकी, वो आपकी आगे आने वाली लाइफ उस पर डिपेंड करती है, आपका करियर टिका हुआ है उस पर। तो प्लीज़ एग्ज़ाम हॉल में ना अपना वो जो कंसंट्रेशन है ना एग्ज़ाम में, उसको बिल्कुल भी डगमगाने मत दीजिएगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आपका 3 घंटे में से एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है, एक सेकंड भी वेस्ट मत करिएगा। मतलब इधर उधर देखने में, आसपास की बातें सुनने में, कौन आया कौन गया, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वहाँ पर आपको डूब के एग्ज़ाम करना है, इस तरह से डूब के एग्ज़ाम करना है कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर आप हो और आपके सामने आपका एग्ज़ाम रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, शीट है या जो भी आपका लैपटॉप है जहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, आप हो और वो है, ठीक है? और यहीं पर ये वो टाइम है, ये वो वक्त है कि आपकी 6 महीने, आपकी साल की मेहनत जो है ना, इन 3 घंटे में ही अब वो आपको दिखानी है। इसी टाइम पर आपको दिखाना है कि आप कितना मेहनत करा आपने इतने टाइम में, कितना आप पढ़े हैं, कितना आपको आता है, वो सब दिखाने के लिए आपके पास यही 3 घंटे हैं। ये 3 घंटे में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन
आपकी पिछले 6 महीने की 1 साल की मेहनत को खराब कर सकती है। सो प्लीज अपने 3 घंटे पूरे कंसंट्रेशन से पेपर देना, ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन से पेपर देना। बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है, स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम के दौरान जो कंसंट्रेशन ख़राब होती है ना, उससे उनके क्वेश्चंस छूटते हैं। आपको मेरी एक बात सुनिए, ये जो आपके जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वो 150 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, वो एग्जामिनर ने इस अकॉर्डिंग ही आपको 3 घंटे दिए हैं कि भाई वो 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस हल हो सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे के टाइम में बिल्कुल वो सारे क्वेश्चंस हल हो सकते हैं। पर अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, आपसे क्वेश्चन छूट गए हैं, है ना, तो दैट मीन्स प्रॉब्लम इन यू, प्रॉब्लम है, आप एग्जाम हॉल में डिस्ट्रैक्ट हुए, आपने इधर उधर थोड़ा अपना ध्यान भटकाया है, आपने टाइम वेस्ट किया है या कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए। अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। 3 घंटे का टाइम इनफ है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो भी चीज़ सारा कैसे। समझ गए बात को? तो दुनिया भुला के जस्ट एग्जाम डूब के, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे अगली चीज़, इकोनॉमिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ को दिमाग में रख लो, भाई मैंने आपको अपने बेस्ट एफर्ट से तैयारी करवाई है। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स इमोशनली अटैच्ड हैं, दे नाउ जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाती आपकी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने में। तो आपने अच्छे से तैयारी करी है, उसके बावजूद भी ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें ऐसी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगी जो आपको देखकर लगे कि भाई आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ये, तो है ना, ये चीज़ मुझे नहीं आती है, ये चीज़ आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, क्योंकि सारा पेपर कभी किसी को नहीं आएगा। उन्होंने पेपर ही ऐसे डिज़ाइन कर रखा होता है कि भाई बच्चा पूरे के पूरे क्वेश्चंस किसी को नहीं आते होते, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो देखकर आपको लगेगा कि ये चीज़ शायद आउट ऑफ कंटेक्स्ट है ना, ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई बहुत लगेंगी, ठीक है, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, पर कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी लगेंगी। वो हर बार होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो चीज़ होगी, वो चीज़ बहुत कॉमन है, वो आपके साथ नहीं है, वो सबके साथ है, ठीक है। अगर सभी पढ़े हुए में से आ जाता तो 100 में से 100 क्वेश्चन ठीक हो जाते, है ना। क्यों कट ऑफ 70% ही जाती है, क्यों 60% ही जाती है नेट की? तो मतलब उसके पीछे का ही रीज़न है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें हैं, आएंगी एग्जाम में, वो आपको पहले ही प्रिडिक्ट करके चलना है ताकि आप एकदम देख के घबरा ना जाए, ठीक है। एकदम देख के अरे ये क्या आ गया, तुमने पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। अगर आपके 70% 80% क्वेश्चंस भी आपके इन द कंटेक्स्ट हैं, आपने पढ़े सुने हुए हैं, आपको आते हैं, दैट मीन्स पेपर बहुत अच्छा है। मैं पहले भी ये चीज़ बोलती हूँ, 70 से 80% क्वेश्चंस पढ़कर आपको लग रहा है कि भाई ये कंसेप्ट पढ़े सुने में से आए हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, मैम की क्लासेस में सुने हैं, ये कंसेप्ट हमने समझे, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो जिनसे को 70-80 भी ऐसे कंसेप्ट हैं उसमें, तो दैट मीन्स पेपर आपका बहुत अच्छा है और यू कैन क्लियर इट, अगर आप सही से एप्लीकेशन पार्ट करें उसका। तो समझ गए बात को? तो वो डिफिकल्ट चीज़ को देख के घबराना नहीं है, वो सबके साथ होगा, ठीक है। इवन जिसका JRF फर्स्ट रैंक से क्लियर हो रहा है उसके भी सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं ठीक होंगे, है ना, बात समझे। सो वो चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट करके चलनी है ताकि एकदम शॉक ना लगे आपको, झटका ना लगे, वो चीज़ होगी, किसी को भी सारा नहीं आता। क्लियर? अब अगली चीज़, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब मैं पहले आपको ये पॉइंट समझाती हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला। देखिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आजकल जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें भी नहीं आते। स्टेट के इकोनॉमिक्स के जो आपके टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। दैट मीन्स आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, अब एग्जाम में आपको उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। आपको पढ़ी हुई चीज़ों को एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंट करना, उन चीज़ों को सही से जानते हैं ना, तो सच बताऊँ आपके पढ़े हुए का तभी फ़ायदा है। अगर आप पढ़ी हुई चीज़ों को एग्ज़ाम में अप्लाई करके, क्वेश्चन में अप्लाई करके उसके आंसर तक अप्रोच करके आंसर नहीं ठीक कर पा रहे ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं या तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी है, या ठीक से आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, आपका दिमाग का प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे, अपना कॉमन सेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो चीज़ों को इंटरप्रेट करके, समझी हुई चीज़ें जो हैं, है ना, क्वेश्चन को समझकर जो आपने कंसेप्चुअल चीज़ें समझी हुई हैं उसको अप्लाई करना है वहाँ पर और सही आंसर पर पहुँचना है। इसे करते हैं हम लोग, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अब जैसे हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें हम काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल, जब मुंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ा हमने या बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, उसमें हम काफ़ी, या फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली क्लासेस, उसमें हम
कंसेप्ट के दौरान काफ़ी रिलेशनशिप समझ लेते हैं कि देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट की ये डायग्राम है, इसमें अगर ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है, डेप्रिसिएशन कब हो रहा है, एप्रिसिएशन कब हो रहा है। अब उसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में है, उस कंसेप्ट को दिमाग में रिवाइज करके कैसे उसको उस क्वेश्चन पर अप्लाई करके आंसर तक अप्रोच करना है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए ही हम आपको यूनिट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपना क्विजेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये चीज़ में भी आप माहिर हो सके कि कैसे आंसर को ठीक करना है कंसेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन में, ठीक है। इसके लिए ना एक तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में नर्वसनेस होता है, सबको होता है, पर नर्वसनेस को अपने आप पर हावी नहीं होने देना, ठीक है। नर्वसनेस को साइड पर रखकर अपना दिमाग से काम लेना है, और अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, सब कुछ पढ़ा है, तो एक शांत रिलैक्स होकर काम होकर अपना 100% देना है और क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना है, आंसर तक अप्रोच करने की पूरी कोशिश करनी है, सही आंसर तक अप्रोच करने की दिमाग की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार आपकी नर्वसनेस या आपका अंडर कॉन्फिडेंस जो है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी, वो इतना आप पर हावी हो जाता है कि आप सही दिमाग का यूज़ नहीं कर पाते अपना, है ना। और जब घर आकर देखते हैं, सोचते हैं ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, जब उसके बाद मैं एग्जाम एनालिसिस का सेशन लेती हूँ, कमेंट्स आते होते हैं, अरे मैम ये क्वेश्चन हमको आता था, पढ़ा था, एग्जाम में गलत कराए। क्यों गलत कराए? उसका रीज़न प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग पर हावी हो गई थी, कोई बुरी पावर ऐसी हावी हो गई थी कि उसने आपकी ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीज़ थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, अपना दिमाग में पूरा माइंड का प्रेजेंस रखना ज़रूरी है। कॉमन सेंस यूज़ करनी, कॉमन सेंस यूज़ करने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि कई बार ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ठीक है, जो आपके पढ़े सुने में से नहीं आए, आउट ऑफ कंटेक्स्ट आए हैं, पर फिर भी हम वहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करके उनको सही करते हैं। जब मैं आपको MCQs वाले सेशंस लेती हूँ, अभी जैसे रिसेंटली हमने एक लिया था, तो वहाँ पे प्रैक्टिस में भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हुई हैं कि कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हम कॉमन सेंस लगाकर उसका ऑप्शन सही कर सकते हैं, और वहाँ पे ना आपकी काम आती है वो चीज़ इकोनॉमिस्ट वाली थिंकिंग। इकोनॉमिस्ट वाली थिंकिंग मीन्स टू से कि आप 3-4 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, स्पेशली आपने मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ ली है ना, तो आपका दिमाग इस तरह काम करेगा एज ए इकोनॉमिस्ट कि अगर वो चीज़ नहीं भी आपने पढ़ी सुनी हुई, सारे नहीं क्वेश्चंस मैं कहती, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब नहीं भी पढ़े सुने हुए, तब भी आप वहाँ पे अपना थोड़ा सा इकोनॉमिस्ट वाला ब्रेन लगाकर अपनी कॉमन सेंस लगा के उसके सही आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो ग्रोथ मॉडल्स जो हैं उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाली जम्पशन होती है ना। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब कि ज़्यादातर ग्रोथ मॉडल्स में ये चीज़ होती है, ये वाला हमने ये चीज़ अगर नहीं पढ़ी हुई तो इसमें भी ये चीज़ होगी, बात समझे मेरी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हो अपनी दूसरी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से उस चीज़ को रिलेट करके, ठीक है। तो उससे भी आप क्वेश्चन ठीक करने का प्रयास कर सकते हो, बट वो एंड वाली चीज़ें हैं, मतलब उस चीज़ की कोशिश आप एंड में करना जब टाइम बचेगा, उसका भी मैं सारा प्लान बताती हूँ आपको भी, ठीक है। तो पहले नहीं उन चीज़ों की तरफ हमको लगना, ठीक है। अब ये हो गई। अब यहाँ पे एक अगली चीज़ देखिए जो बहुत हर बार स्टूडेंट्स की ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है कि आपको क्या करना है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाला रूल। 1 मिनट 1 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं आपके? 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 3 आवर्स हैं, 3 आवर्स यानी कि कितने हो गए? 180 मिनट्स, 180 मिनट्स, ठीक है। अब आपने 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो एंड में आपके पास आधा घंटा बच जाएगा। इस आधे घंटे में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो आपने मार्क कर किए थे, आपने सॉल्व नहीं किए थे, मार्क किए थे, उन क्वेश्चंस को दे सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट 1 क्वेश्चन का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए, ठीक है। देखिए एक बात समझिए ध्यान से, आपके पेपर में सारे क्वेश्चन 2 नंबर के, है ना। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ 1 का है, कुछ 3 का है, ऐसा तो नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन 3 का डाल दिया, इजी क्वेश्चन 1 का, नहीं ना, सभी क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। दैट मीन्स आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब भी 2 नंबर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब भी 2 ही नंबर मिलेंगे। सो फिर क्यों इतनी पड़ी हुई है हमको कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी जद्दोजहद लगा दें? पहले इजी सॉल्व करो ना, पहले वो सॉल्व करो जो आते हैं, पहले वो सॉल्व करो जो पता है आपको कि इसका ये आंसर सही होगा, वो सॉल्व करो जो आपको पता है कि ये तो मैं हल कर लूंगा फटाफट से। पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से न्यूमेरिकल आ गया, आपको बहुत अच्छे से करवाई है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपको क्वेश्चन पढ़कर पता लग गया ये मैं निकाल सकता हूँ और 1 मिनट में आराम से निकाल लूंगा, करिए उसको सॉल्व। कोई ऊट पटांग सा अलग सा क्वेश्चन है उसको 2 मिनट लगा देंगे सॉल्व करना, वो एक सही चीज नहीं है, दैट इज रॉन्ग थिंग, ठीक है।
तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन, कोशिश करिए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि एंड में जो आपके पास अब ये टाइम बचे इसमें आप वो क्वेश्चंस कर सकें जो पढ़े सुने नहीं थे, जहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाने का टाइम है, जहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा या तुक्का लगाना पड़ेगा, गेस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं भी अब कुछ नहीं हो रहा है, एंड में 5 मिनट बच गए हैं, नहीं उनमें से कुछ क्वेश्चन आए, तुक्का लगा के आओ पर छोड़ के मत आना, कुछ भी लगाओ आंसर, ठीक है। ऐसे कुछ मान लो एंड में 5-10 क्वेश्चंस बच गए हैं आपके, अब इन पर भी आपने देख लिया, ये आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है इनका क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है, तो इस पर तुक्का लगा सकते हो। अब इस पर कुछ भी लगाओ पर खाली में छोड़ के आना, ठीक है, बिल्कुल खाली में छोड़ के आना। कोशिश सभी क्वेश्चंस पर करनी है। देखिए 150 के 150 क्वेश्चंस पर आप एक बार वो ट्राई तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये मैंने लास्ट का आधा घंटा आपको इसीलिए दिया है कि अब जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे, डिफिकल्ट थे, जिन पर आपको लग रहा था सोचना पड़ेगा, इस आधे घंटे में आप उनको ट्राई करने का थोड़ा कोशिश कर सके, थोड़ा थोड़ा टाइम उन पर दे सके, ठीक है। अब इनमें से कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिन पर आपने ट्राई कर लिया, कॉमन सेंस लगा लिया, एलिमिनेशन से भी नहीं हो रहे, है ना, सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं हो रहे, नहीं आता, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है चीज, अब उस पर आप कुछ भी लगाओ, टिक कराओ, ठीक है, तुक्का लगाओ, पर छोड़ के उसको भी नहीं आना, ठीक है, छोड़ के उसको भी नहीं आना। बात हुई क्लियर? सो दैट इज द थिंग। इंटरप्रिटेशन, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जिसका हम अक्सर ही जिक्र करते हैं कि कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर लेंथी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आप सही आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे आपको नहीं मिलेगा, पर आप अगर इस तरह से कोशिश करें कि गलत को एलिमिनेट कर दें, है ना, कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, उसको एलिमिनेट कर दें, तो उसके सही आंसर पर पहुंचा जा सकता है ना। तो अब इस तरह का क्वेश्चन ना ऐसा होता है कई बार कि उसने ऊपर क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन के बाद ना जो उसने आंसर लिखे ना, ऐसा कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि उसके सारे ऑप्शन सही लगते हैं देखने में, पर असल में उसने पूछा होता है ज़्यादा रेलिवेंट, है ना, मतलब उस चीज़ के बारे में सही चारों ऑप्शन हैं, पर ज़्यादा रेलिवेंट कौन सा है, ज़्यादा आंसर कौन सा लगेगा कि इससे पूरा मैच करेगा, इससे ज़्यादा रेलिवेंट आंसर, तो वो भी ढूंढना होता है आपको। अब वहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, भाई ये इससे थोड़ा कम रेलिवेंट है ना, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ पेपर 1 में बहुत होता है, जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है इसका, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको डायरेक्ट सही आंसर उसका नहीं पता चल रहा, फिर कट कर करके आगे बढ़ो, एलिमिनेट कर करके, है ना। अब एक चीज़ और, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वहाँ पे जो आप डिवाइड वगैरह करते हो, मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, तो उस पर स्टूडेंट्स का टाइम बहुत लगता है। उसमें भी हमको क्या करना होता है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ना, जब डिवाइड वगैरह करना है तो उनके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिए। जैसे कोई लंबी डिवाइड है ना, अब लंबी डिवाइड अगर आप ऑप्शंस को देखे बिना करेंगे, इट विल कंज्यूम योर टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई लंबी सी डिवाइड करनी है, 6, 2, 3, 5, है ना, किसी से भी करनी है, मान लो 21 से करनी है। अब उसने ना ऑप्शंस में दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, पहले ऑप्शन में 3.4 है, 4.5 है, 5.6 ऐसे दिए हुए हैं। जो आप डिवाइड करनी है तो आप डिवाइड इस तरह से करो कि इनमें से ही करो, कि ऑप्शन तो इसमें से ही कोई होगा ना, तो ऑप्शंस को सामने रखकर मतलब डिवाइड करिए कि इसमें से ही कुछ जाएगा, जो भी जाएगा, और पहला ही आपका जो आ रहा है उसके बाद ही आपको आंसर सही पता चल जाएगा, पूरी डिवाइड नहीं करने बैठनी होती, सेव योर टाइम, ठीक है ना। तो ऑप्शंस को सामने रखकर जब आप डिवाइड करोगे तो वहां से आपको चीजें प्रिडिक्ट हो जाएंगी। बात समझ रहे हो आई थिंक आप मेरी, ठीक है। ये हो गया। अब रफ शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ शीट के बिना शुरू मत करना, ठीक है, बिकॉज देखिए ना अब ऑनलाइन है एग्ज़ाम, तो आपको एक शीट की ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशंस के लिए, सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नहीं, कई रिलेशनशिप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम बना के देखनी पड़ती है। मैं भी जब एग्जाम एनालिसिस करती हूँ तो उसमें आपको डायग्राम से वो चीज़ समझाती हूँ, है ना, कि वो ऐसी चीज़ होती है कि डायग्राम बनाने से ही आपके दिमाग में क्लियर होगी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं बताती हूँ, जैसे उसने कहा है कि क्लासिकल मॉडल में अगर जो लेबर की सप्लाई है वो बढ़े तो वेजेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बच्चा बना के देखेगा, वो सोचेगा यहाँ पे हम वेजेस लेते हैं, है ना, यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, सी
ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ें आप लिखने थोड़ी बैठोगे, आप जस्ट ऐसे करके एक डायग्राम बनाओगे, दिस इज अ सप्लाई कर्व, दिस इज अ डिमांड। अब सप्लाई कर्व आगे बढ़ा है, यहाँ पे हुआ है, तो देखिए वेज रेट कम हो रहा है ना, दैट इज अ सप्लाई फॉर लेबर कर्व ना, बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली रिलेटेड। तो अगर सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, सो दैट मीन्स वेज रेट यहाँ पे देखिए कम हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी। कुछ इंटरनेशनल की चीज़ें हैं जहाँ पे रिलेशनशिप्स से इंटरप्रेट करने के लिए थोड़ा अपना लिख कर कुछ दिमाग में वो चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी लिख कर, है ना, कि आंसर तक पहुँचने के लिए रिमाइंड अपने दिमाग में रिकॉल करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं। तो वो रिकॉल करने के लिए दिमाग में कंसेप्ट आपको रफ शीट की बहुत ज़रूरत होती है, हर यूनिट में ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट फॉर ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो रफ शीटें अपने पास पहले ही ज़्यादा सारी रख लेना और उसके थ्रू आंसर्स को सॉल्व करना, रिकॉल करना उसके थ्रू, ठीक है। अगली चीज़, हाँ, अब जैसे कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, जैसे अभी तो आपको पैसेज से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी आता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार डिफिकल्ट पैसेजेस आते हैं और देखकर घबरा जाते हैं, पर मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि पैसेज के अगर आपके 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 डिफिकल्ट नहीं होते। पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो दूसरा इजी होगा, तीसरा डिफिकल्ट है तो चौथा, मतलब उसमें अगर 5 क्वेश्चन है, कम से कम उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईजी होंगे, जो आप आराम से कर सकोगे सॉल्व, ठीक है। तो कई बार पहला डिफिकल्ट देखकर सारा पैसेज छोड़ के नहीं आना होता, ठीक है। एक डिफिकल्ट है, नहीं सोल्व हो रहा 1 मिनट रूल के अंडर, तो अगला देखिए इजी हो क्या पता वो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस पैसेजेस में सॉल्व करके आइए, डिफिकल्ट पर एंड में फिर नहीं, अगर कुछ भी और समझ आ रहा तो तुक्का ही है फिर, है ना। पर जो आते हैं पैसेजेस में वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके आइए, एक डिफिकल्ट को देख के सारे पैसेज को न छोड़ के आ जाइए, ठीक है जी। ये चीज़, फिर अगली चीज़ यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि भाई इजी क्वेश्चंस पहले करिए। देखिए मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि इजी क्वेश्चंस तो बिल्कुल गलत करके आने की संभावना ही नहीं छोड़ना, कि अगर जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ भी आप गलत करके आ रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑलरेडी कंपटीशन बहुत टफ है ना। तो इजी क्वेश्चंस गलत करके आने का सवाल नहीं। इजी क्वेश्चंस का मतलब मेरा हर किसी के लिए इजी अलग अलग होता है ना। मेरे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का क्वेश्चन भी इजी है, पर कई स्टूडेंट्स के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हर किसी के लिए वो डेफिनेशन अलग। इजी क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे मेरे लिए वो है कि जो आपको आते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ है, जो आती हैं, उनको तो छोड़ के बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। उनको गलत मत करके आना, उन क्वेश्चंस को सही से पढ़ के उनका सही आंसर दे के आना, ठीक है। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन तो देखिए जिसका जीआरएफ क्लियर होता है, डिफिकल्ट सारे तो वो भी नहीं ठीक करके आता, सीधी सी बात है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इजी क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस गलत ना हो आपके, बिल्कुल भी क्लियर। अगली चीज वही है कि एग्जाम में अपने माइंड पर प्रेशर नहीं क्रिएट करना। ये प्रेशर एक ऐसी चीज यहाँ पे होती है कि सब कुछ आता हुआ भी भुला के रख देती है, ठीक है। प्रेशर इन द सेंस ऐसा प्रेशर कि डिफिकल्ट एग्जाम आ गया, मेरा नहीं क्लियर हुआ, तो ऐसा प्रेशर नहीं रखना दिमाग में। ये वाला प्रेशर आता हुए चीज़ें भुला देता है। बाद में एग्जाम एनालिसिस में आप लोग कहते हो कि मैम एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाया, प्रेशर आ गया, अब आता है ये क्वेश्चन। तो अब क्यों आ रहा है? क्योंकि अब प्रेशर नहीं है एग्जाम में, अब एग्जाम का प्रेशर नहीं है, अब इसलिए आपको समझ आ रही है कि अब मुझसे सॉल्व हो रहा है। एग्जाम हॉल में क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि प्रेशर को हावी कर लिया था अपने दिमाग पे, है ना। तो रिजल्ट्स की टेंशन एग्जाम हॉल में नहीं लेनी, एग्जाम हॉल में अपने दिमाग में ये बातें नहीं लेके आनी कि भाई मेरा अगर क्लियर नहीं हुआ तो। आपको अपना 100% देना है। आपका एग्जाम के 3 घंटे में टारगेट होना चाहिए कि भाई जो मुझे आता है मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाना है, अपना 100% देना है, कर्म करना है। फल की चिंता एग्जाम हॉल में नहीं करनी आपको बिल्कुल भी, क्योंकि फल की चिंता करोगे प्रेशर क्रिएट होगा, आती हुई चीज़ें गलत होंगी, ठीक है। तो जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो, वहाँ पे आप हारने जीतने की टेंशन नहीं रखते, बस जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली अपना 100% देने की सोचते हो ना, तो प्रेशर नहीं क्रिएट होता। क्योंकि आपको तब पता होता है कि ये तो मॉक टेस्ट है, वो प्रेशर नहीं बनता। इसी तरह एग्जाम हॉल में भी आपको यही करना है कि 100% मुझे अपना देना है, ठीक है, जो मुझे आता है बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाना है, उस प्रेशर में नहीं जाना कि अगर हार गई तो। क्लियर हुई बात? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स, आई होप आपके काम आई होंगी, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना आपको सेशन कैसा लगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। देखिए आइए एग्जाम और आके बताना क्या रहा, कैसा रहा। थैंक यू, टेक केयर।